दो डिफरेंट सबर्ब्स के अंदर हाउसेस की प्राइसेस का। अब आप देखिए मैं यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कुछ कंट्रोल फैक्टर्स जो है वो लिए हैं। मसलन घर की जो टाइप है वो प्राइस पे असर अंदाज होती है। जो फुल फ्लेज हाउस है वो उसका एरिया बड़ा होगा, उसकी जो है वो नंबर ऑफ रूम्स वगैरह वो ज्यादा हो सकते हैं, जबकि टाउन हाउस जो है उसका लैंड साइज छोटा होगा। नंबर ऑफ बेडरूम्स में भी सेम हो, बाथरूम सेम हो, लेकिन वो चूंकि वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो इसलिए लैंड साइज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है प्राइस का। तो टाउन हाउस यूनिट्स और जो हाउसेज हैं उनकी प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा इस ड्वेलिंग टाइप की वजह से। तो मैं उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने सिर्फ हाउसेज की प्राइसेस जो हैं वो ली हैं। तो अब एक आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो फैक्टर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उनके कंट्रोल वो यानी वो जरूर हमने उनको कंट्रोल्स को कंसिडर करना है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मसलन प्राइसेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अल्टोना में और अल्टोना नॉर्थ में। दोनों बिल्कुल करीब सबर्ब्स हैं और किस हद तक डिफरेंस है। फिर हम बाद में जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको ये एग्जांपल दोबारा जो है वो काम आएगी। तो अब मुझे चूंकि इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना है, तो बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअली मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करूं मैन्युअली, मैं डाटा एनालिसिस टूल को यूज करके तो वहां से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ले लेता हूं। तो आप देखिए मैंने यहाँ डाटा पे क्लिक किया, इसको रिकॉर्डिंग चल रही ना, हाँ, डाटा पे क्लिक किया, डाटा के बाद डाटा एनालिसिस पर, और फिर मैं यहाँ से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पिक कर रहा हूँ। ठीक, ओके, यस सर। उसके बाद ओके कर दिया। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है इनपुट रेंज। तो मैंने पहले दो सेल्स को सिलेक्ट करके वो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को प्रेस किया। अब आप देखें ये सिर्फ उधर तक सिलेक्ट कर रहे हैं जहां पे दोनों का सैंपल साइज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है। तो मुझे इसको फर्दर लेके जाना है, तो मैं इसको मैन्युअली जो है वो डाउन एरो प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको। तो वो तो ऊपर चला गया। सर एक क्वेश्चन था, वो आप अभी कह रहे हैं ना कि जो भी चीजें जो रिलेटेड नहीं है, जैसे वो बेडरूम्स को हमने कॉमन कर, जो जो चीजें हम कॉमन कर सकते थे वो हमने कर ली। तो अब ये जो प्राइसेस हैं ये हमारे पास, इनमें वो भी तो फर्क हो सकता है कि टाइम रेंज का, कि एक अगर हाउस अल्टोना में 3 साल पहले बिका और अल्टोना नॉर्थ में भी पिछले साल बिका, तो हमें डेट्स को भी कैटर करना चाहिए। ये दो इसमें क्या सूरत हाल है यहाँ पे, एक मिनट मैं, चले मैं ये पहले ये कंप्यूट कर लूँ। मैं मेलबर्न की शीट पे जाके देखता हूँ कि ये डाटा तो 2018 का है, तो सिर्फ 2018 पीरियड है या पास्ट प्राइसेस हैं इसमें। लेकिन वैसे थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये चीज भी आनी चाहिए ना, तो मतलब जाहिर है अब आप कंसिडरेशन। देखें जो इस वक्त घर की प्राइस होगी और जो बूम पीरियड चल रहा था, वो जाहिर है टाइम मैटर्स। बस ठीक। तो लेकिन हम जो है वो यहाँ पे टाइम सीरीज नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक। हम एक एक यानी क्रॉस सेक्शनल डाटा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर तो ये सिर्फ 2018 का डाटा है तो फिर इसका मतलब हम जस्ट 1 ईयर की फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हैं। अब 2018 में भी पॉसिबल है कि कोई बूम पीरियड था या स्लम पीरियड था, या उस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी, इंटरेस्ट रेट क्या थे, तो वो एक डिफरेंट मॉडल जो है वो हमें कंसिडर करना होगा। वो यानी वो फिर ये सिंपल एनालिसिस हमारा काम नहीं आएगा, उसके लिए हमें रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो लेकिन अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि मेकिंग थिंग सिंपल, 2018 का डाटा है, वेस्टर्न रीजन है, दो सबर्ब्स हैं जो कि नेबरिंग सबर्ब्स हैं और मोर और लेस एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके अंदर जो है वो क्या सिचुएशन है, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस था प्राइसेस में, नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम फर्दर एनालिसिस क्या करेंगे, क्या फर्दर क्वेश्चंस बीच में आएंगे और उसके लिए क्या टूल्स यूज करेंगे। तो आज ये सारा हम जो है वो कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी मुझे बताएं, जो ये विंडो आपके सामने डिस्क्रिप्टिव स्टैट की मेन्यू खुला है, उसमें जो इनपुट रेंज आउटपुट रेंज आपने सारी इसको मैच कर लिया। हाँ जी।
अच्छा, अब एम्प्टी सेल मेरा T1 है, तो मैं कोई भी एम्प्टी सेल उसमें डाल देता हूँ। तो मैं T1 एंटर कर रहा हूँ कि मुझे आउटपुट जो है वो सेल T1 के अंदर दे। अब ठीक है। आप देखिए, मैंने यहाँ समरी स्टैटिस्टिक्स को चेक किया क्योंकि मुझे सारे समरी स्टैटिस्टिक्स चाहिए। मैंने सीरीज के नाम भी सेलेक्ट किए, 001 आप देखें यहाँ पे जो है वो आर है सारा। अब जब मैं इसको ओके करूंगा तो ये मुझे आउटपुट देगा यहाँ T1 में। आप लोगों ने भी निकाल लिया आउटपुट? यस। निकल जी नवीद भाई। मुझे ये बताया, मेरा वो जो स्पेसेस आ रहे थे उनको खत्म कैसे करना था? जो बीच में ब्लैंक जगह आ रही थी, हाँ मैंने सेल। सिलेक्ट की हुई है लेकिन डिलीट नहीं की। ओके, किसी एक सेल पे राइट क्लिक करें, एक सेकंड। इसी एक किसी सिलेक्टेड सर। सिलेक्टेड सेल पे राइट क्लिक करें और ठीक फिर है। डिलीट पे क्लिक करें और सेल्स को करें शिफ्ट सेल्स अप। ओके, शिफ्ट सेल्स अप, हाँ जी। डन। ओके, ठीक हो गया। अब मैं आप रिपस डाटा हो। पे क्लिक करें, हाँ जी, ठीक है। वहां से डाटा एनालिसिस पे जाए। मैं आपके लिए दोबारा इसको खोल रहा हूँ, डाटा, ठीक है। डाटा एनालिसिस और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और फिर ओके करें। हाँ जी, ठीक हो गया। अब आपने दोनों सीरीज जो है वो पूरी सेलेक्ट कर ली जहां तक डाटा जा रहा है नीचे तक। अल्टोना की ठीक जो है। है वो कुछ एम्प्टी सेल्स होंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद ये बॉक्सेस चेक कर दें जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लेबल्स इन द फर्स्ट रो, समरी स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये मैंने ए को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया, मैं बी जो है वो अल्टोना नॉर्थ है, तो मैंने कोई माइनस करना था, क्या करना था? नहीं, ये जो आपका कॉलन आ रहा है, ये कॉलन कैसे आ रहा है? ये देखिए ना, मसलन अब मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि मेरा पहला जो डाटा सेल है इसका ये पॉइंट है O1। ठीक है। ठीक, और डाटा कहाँ तक जाना है? अगर तो मैंने ओ ही के किसी को जो है वो करना है, तो फिर तो मैं उसमें ओ का जो भी होगा O10 अगर डाल दूं, तो देखिए ये पहली 10 रोज जो है ना उसको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन मेरा पी कॉलम भी है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मसलन यहाँ रख के इसको मैं ड्रैग डाउन ड्रैग करता किया, चला ड्रैग की, ठीक है। जहां तक मेरा डाटा पड़ा हुआ है। एक सेकंड हो गया सर, एक सेकंड। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ जी, हो गया जनाब। बाकी बाकी जो है, यानी लेबल्स आप समी फर्स्ट रो किया स्टैटिस्टिक्स मैंने। बॉक्स चेक करें, लेबल्स का बॉक्स चेक करें, आउटपुट रेंज, आउटपुट आउटपुट रेंज रेंज है जो भी मैंने वो, एम्प्टी सेल, ठीक है। और फिर ओके करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी आपके पास। आ गई है। अब मैंने उसको टेबल, चूंकि वो सेम क्वांटिटीज आ रही हैं नाम उसके, तो मैंने बीच में से उड़ा के उस ये वाला कॉलम बीच वाला, इसको जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर दिया। अब ये मेरे पास जो है वो इंफॉर्मेशन आ गई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है। अच्छा, अब कुछ सेल जो है उनमें डाटा जो है वो कई डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है, तो मैं इसको सही लिमिटेड है। कर देता हूँ 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट करके होम पे गया और फॉरवर्ड यहाँ सेल्स, से ये इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल, उसको जो है वो मैंने कर लिया। 4 तक करना है। 4 प्लेसेस तक, हाँ जी। ठीक है जी, डन। अब अब सबको आप, नहीं किया ना, ठीक है सबको, ओके। अच्छा, अब हम जो है वो सबसे पहले मीन वैल्यूज को देखते हैं। अब मैं फार्मूला शीट भी साथ खोल रहा हूँ ताकि जो है वो आपको ये साथ साथ जो है वो चीजें समझ में भी आती रहे कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा शुरू में हमने बात की थी पॉपुलेशन की और सैंपल की। तो यस। अब एवरेज जो है यानी मीन जो है वो सैंपल पे भी निकल सकता है, वो पॉपुलेशन डाटा पे भी निकल सकता है।
अब जो हम चीज जिसके साथ डाटा के साथ डील करें वो सैंपल है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सैंपल के साथ डील कर रहे होंगे क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का डाटा हमारे पास नहीं अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की। ठीक हो गया जनाब? अब आप देखिए मीन, एवरेज कैसे निकाला। जो भी मेरी वैल्यूज थी, ये समेशन का साइन जो है इसका मतलब है हमने ऐड करना है सब वैल्यूज को। तो सारी प्राइसेस को ऐड किया और जो सम आया उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। इसका मतलब है जब मैं अल्टोना के हाउसेस लूंगा तो मैं डिवाइड करूंगा 42 से इस सम को। तो 40138000 डिवाइडेड बाय 42, तो इन दोनों की जो रेशियो है ये मेरे पास इक्वल आ जाएगी इस मीन के। ओके, ठीक हो गया जनाब? यही काम मैंने अल्टोना नॉर्थ में कर लिया, लेकिन अब डिवाइडेड बाय 79 हो रहा है। तो ये मेरा सैंपल मीन हुआ। अब आप एक डिफरेंस और देखें, जो पॉपुलेशन मीन है उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं पॉपुलेशन साइज के साथ। कैपिटल एन जो है वो पॉपुलेशन साइज है और सैंपल साइज को स्मॉल एन के साथ डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो नोटेशंस हैं ये आपने याद रखनी है कि हमने रिजर्व कर दिया कि स्मॉल एन जो है वो सैंपल साइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको डॉक्टर साहब हम किसी और में भी कर सकते थे? या नहीं, वो आपके ऊपर है कि आप, लेकिन आपको वो नोटेशन डिफाइन करनी पड़ेगी फिर। कहाँ पे? जैसे आप कैपिटल एच कह दें कि कैपिटल एच जो है वो पॉपुलेशन साइज है, तो फिर आप अच्छा। स्मॉल एच कहेंगे कि वो सैंपल साइज है, लेकिन आपको बताना अच्छा। पड़ेगा कि व्हाट इज एच। तो हम रखेंगे सेम सिंबल अल्फाबेट रखेंगे एज सिंबल, सर डिफाइन बड़ा छोटा मतलब करेंगे कि उसको। बस डिफाइन करना है आपने बस। यहाँ पे इस तरह से। लेकिन अब आप देखो कि जो एवरेज है उसके लिए मैं एक्स बार यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं म्यू यूज कर रहा हूँ। अब ये म्यू क्या है? म्यू ग्रीक सिंबल है। ये सारे जो है आप अगर देखें तो ये ग्रीक लेटर्स हैं। और ये जो है ये रोमन लेटर है। अगली क्वांटिटी पे चलते हैं, वेरिएंस। आप देखें ये एस स्क्वायर है और ये सिग्मा स्क्वायर है, ये फिर ग्रीक आ गया, ये रोमन आ गया। आप जो जो चलते जाएंगे आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन के क्वांटिटीज हैं उनको हम ग्रीक लेटर्स के साथ डिनोट कर रहे हैं और जो सैंपल की क्वांटिटीज हैं उनको हम रोमन लेटर्स के साथ डिनोट कर रहे हैं। तो ये एक ओके। डिफरेंस है। जब आपके सामने ग्रीक लेटर्स आ रहे होंगे तो इसका मतलब है ये पॉपुलेशन से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। जब वो रोमन लेटर्स होंगे तो इसका मतलब है हम सैंपल से मुतालिक बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना? तो ये यानी नोटेशनल डिफरेंसेस हैं जो आपने याद रखने हैं। अच्छा, अब आप देखो, फिलहाल मैं स्टैंडर्ड एरर को स्किप कर रहा हूँ। मीडियन हमने डिस्कस किया था कि डाटा को सॉर्ट कर लें ऑर्डर में, डिसेंडिंग और असेंडिंग, और फिर मिडल मोस्ट वैल्यू पिक कर लें। तो अब हम देख रहे हैं कि अल्टोना में जो एवरेज प्राइस है घरों की वो ज्यादा है कंपेयर टू अल्टोना नॉर्थ। और अगर हम मीडियन प्राइस देखें तो वो भी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मीडियन प्राइस अल्टोना में ज्यादा है कंपेयर टू अल्टोना नॉर्थ। और लाइकवाइज मोड प्राइस जो है वो भी इसी तरह से। तो इसका मतलब है कि अल्टोना जो है वो महंगा सबर्ब है कंपेयर टू अल्टोना नॉर्थ, कि वहां पे घरों की कीमतें ज्यादा हाई हैं। ठीक। चाहे आप मीन प्राइस लें चाहे मीडियन प्राइस लें। अब हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि अगर तो मीन ग्रेटर हो मीडियन से, पॉजिटिवली स्क्यूड, बड़ा हो मोड से, तो क्या होगा जनाब उस सूरत में? पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा। पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। तो हमारे पास स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस कर दिया। तो अब आप देखें कि हमें ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है कि मीन मीडियन से बड़ा है, मीडियन मोड से बड़ा है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होंगी। अब यही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्क्यूनेस दे रहा है। उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब है कि स्क्यूनेस जो है वो ग्रेटर देन 0 है। आप देख लो ये इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। तो अब आपको क्लियर हो गया कि यार जो हमारे घरों की कीमतें हैं
उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है वो इस तरह की होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक। ठीक है। यस। अच्छा, अब स्क्यूनेस को भी कर लिया, अब हम आते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ। वापस फॉर्मूला शीट। स्टैंडर्ड डिविएशन पे करने से पहले सैंपल वेरिएंस को हम देखते हैं कि सैंपल वेरिएंस क्या है। फर्ज करें कि मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, रियल नंबर लाइन के ऊपर मैं डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। नहीं, कुछ इधर होगा, ऑर्डर में हम जा रहे हैं, छोटी वैल्यूज, फिर बड़ी वैल्यूज, फिर और बड़ी वैल्यूज। तो ये इस तरीके से हमारा डाटा चल रहा है। स्मॉलेस्ट वैल्यू लेट से मैंने उसको x1 कह दिया। अच्छा, इसको x1 कह दिया, फिर मेरे पास कुछ वैल्यू x2 आ गई। इसी तरह से करते करते आखिरी वैल्यू जो है ऑर्गेनाइज करने के बाद वो xn आ गई। अब जब मैं इसकी एवरेज लूंगा तो वो डिपेंड करता है कि वैल्यूज जो हैं वो उनमें एक्सट्रीम वैल्यूज किस एंड पे हैं। चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड है तो इसका मतलब है पॉजिटिव लार्जर वैल्यूज जो हैं वो कुछ पड़ी हुई हैं जिनकी वजह से ये पॉजिटिव स्क्यूड हो गया। तो मीन जो है वो उसकी तरफ खिंच जाएगा। अब मीन कहीं पे इधर आ जाएगा, एक्स बार ये आ गया। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ स्प्रेड की कि वेरिएशन डाटा में क्या है। तो मैं ये करता हूँ कि डिफरेंस ले लेता हूँ हर वैल्यू का एक्स बार से, एक्स बार 2 का एक्स बार से, इसी तरह एक्स एन का एक्स बार से। सब वैल्यूज की मैंने डिविएशन ले ली एवरेज से। अब जब मैं उसका सम करूंगा तो कुछ तो पॉजिटिव डिविएशन हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो बाय डेफिनेशन जो है ना ये सम जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और सम आ जाएगा जीरो। तो मुझे तो वेरिएशन चाहिए। तो अब ये नेगेटिव वैल्यूज जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, नेगेटिव डिफरेंसेस। तो उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? नेगेटिव साइन को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करूं मैं उस पर? सर थोड़ा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं अपना थोड़ा सा, मैं ये कह रहा हूँ, मसलन आप अंडरस्टैंडिंग नहीं देखें, हुई। आप ये देखें कि ये जो वैल्यू है अल्टोना नॉर्थ के पहले घर की जी जी 781,000 और अल्टोना नॉर्थ की एवरेज जो है वो है 800,462। तो जब मैं इसका डिफरेंस करूंगा x बार 1 माइनस x बार 2 तो वो नेगेटिव होगा। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, मसलन x माइनस x बार कॉलम जनरेट करता हूँ इक्वल टू x वैल्यू माइनस x बार वैल्यू, और इसको मैंने फिक्स कर दिया डॉलर साइन के साथ इस सेल को। अब देखिए मैंने डॉलर लगाया कॉलम के नाम से पहले भी और रो के नंबर से पहले भी, तो ये उस सेल को फिक्स कर देगा। अब जब मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो आप देखिए नेगेटिव है। अब आप चेक करो, कुछ डिफरेंसेस पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। इस तरह आपको जाना पड़ेगा अंत तक। तो ये सारा जब मैं कंप्यूट कर लूंगा तो ये सम बाय डेफिनेशन जीरो के इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा जीरो होती है, क्योंकि आप एवरेज से डिफरेंस ले रहे हो तो वो क्यूमुलेटिव सम जो है वो जीरो होगा। तो मुझे तो एवरेज वेरिएशन चेक करनी है कि ऑन एवरेज वैल्यूज कितनी एक दूसरे से दूर है, कितनी मीन से दूर है, इस मीन से ये वैल्यूज ऑन एवरेज कितनी दूर है। तो अब ये तो नेगेटिव वाला चक्कर आ गया, तो इसको नेगेटिव को कैसे खत्म कर सकते हैं हम? क्या ऑपरेशन यूज करें? सर इसमें क्या करते थे हम? इनका सम है, इनका एवरेज का सम है। चले मैं बताता हूँ कि यानी नेगेटिव क्वांटिटी को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर कर दें उसको। जैसे -2 है, स्क्वायर, हाँ जी उसका स्क्वायर करें तो वो +4 हो जाएगा। जी जी ठीक, याद आ गया, स्क्वायर करना। तो मैं इसका जब स्क्वायर कर लूंगा x माइनस एक्स बार तो सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अब ये मेरी x माइनस एक्स बार क्वांटिटी जो है, देखें आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को चेक करेंगे, x माइनस एक्स बार, फिर उसका मैंने किया स्क्वायर और उसके बाद सब वैल्यूज को समेशन में ले आया, सम कर दिया। समझ में आई ये बात? आगे समझ से। जी नवीद?
तो समझ आ गई, लेकिन ये समझ नहीं आई कि हमने करना क्यों है ये। देखें, एक एक तो मसलन आप, मेरे घर का और आपके घर का फासला, मेरे घर का और हसान के घर का फासला, मेरे घर का और कामरान के घर का फासला। अब अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है कि मेरे घर से आप तीनों का घर कितना दूर है। ठीक, अच्छा। तो लेट्स से मेरा घर जो है वो सेंटर में एवरेज पे है। अब जब मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा, अगर मेरा घर एवरेज सेंटर पे है, तो जब मैं, अब कुछ घर लेफ्ट में है, कोई राइट पे है, कुछ तरीके से जो है वो, जब मैं उसको डिविएशन लूंगा तो वो जीरो हो जाएंगी। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वैल्यूज एक दूसरे से कितना दूर फैली हुई हैं। अगर तो Okay. वैल्यूज जो हैं वो एवरेज के करीब होंगी, अगर Okay, वैल्यूज ठीक एवरेज है। के करीब होंगी तो आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रेच जो है वो कम होगा। मैं समझ गया, ठीक है। अगर वैल्यूज जो है वो ज्यादा दूर होंगी तो वो स्ट्रेच बढ़ता जाएगा। तो उस स्ट्रेच को कैसे मेजर करेंगे? वो मेजर करने के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन। सो बेसिकली आप ये देखना ठीक, चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिसाल के तौर पे अल्टोना के अंदर एक घर जो है वो 1 लाख का बिक रहा है और दूसरा जो है वो 12 लाख का बिक रहा है, तो ऐसा वो जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा क्यों है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया है। इससे हमें ये पता लग बिल्कुल जाएगा कि वैल्यूज में डिफरेंस किस लेवल का, हाई है या लो है, या एवरेज एग्जैक्टली का एवरेज फर्क सही, है, चंद हजार का फर्क है बिल्कुल या चंद बिल्कुल लाख का सही, फर्क है। ओके, ठीक है, समझ बिल्कुल सही। यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एवरेज प्राइस से स्ट्रेच उसका ज्यादा है या कम है। तो एवरेज से गया। अगर दूर दूर प्राइसेस होंगी तो इसका मतलब है वो स्ट्रेच्ड आउट है, बहुत फैली हुई डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा ठीक। वो वेरिएशन है, या यूं कह लें कि वोलेटाइल है मार्केट। उसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता, उसके बेस के ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं, प्रिडिक्टिव बिजनेस डिसीजन प्रिडिक्टिव नहीं कर एनालिसिस सकते। नहीं कर सकते, इजी डिसीजन नहीं ले डिसीजन सकते, नहीं है वो। क्योंकि चीजें ऊपर यानी नीचे हैं बहुत ज्यादा। आप एग्जैक्टली आप उस सूरत में आप यानी जो है वो हाईली रिस्की हो जाएगा मामला, क्योंकि उसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है, स्टेबल ठीक, नहीं है वो। कुछ भी सही वैल्यू है। आती है। अब आप देखें, आपने जो स्टॉक प्राइसेस लेते हैं, तो अगर स्टॉक की प्राइसेस तेजी से चेंज हो रही हैं, बहुत ज्यादा, कभी बहुत बढ़ रही हैं, कभी बिल्कुल कम हो रही हैं, तो वो वेरिएशन बहुत ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि एक तो वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगी प्राइसेस, और दूसरी चीज ये है कि उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की हो जाएगी। ठीक है, ठीक, अब इसको ठीक है। मैं एक और लिंक करता हूँ। अब आप शाहिद अफरीदी और सचिन तेंदुलकर जो है उनका लें स्ट्राइक रेट, तो स्ट्राइक रेट जो है वो शाहिद अफरीदी का उससे बहुत ज्यादा हाई है। होगा। अब उसकी वजह क्या है? वो एक गेंद पे छक्का मारता है, आउट हो जाता है, स्ट्राइक रेट 600 हो गया या 300 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आप उनके एवरेज स्कोर को देखें, तो सचिन तेंदुलकर जो है वो, उसके हो सकता है एवरेज स्कोर 90s में हो, और उसकी वो जब भी इनिंग खेलता था तो उसके स्कोर जो है वो अपनी एवरेज के करीब करीब रहते थे। ऐसी है। सही है, और इसका मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंटली प्ले करता था। रिलायबल। शाहिद अफरीदी जो है वो, उसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा थी, कभी वो उसका जीरो 18 है, होता कभी जो है। है वो 17 गेंदों पे हीरो है। 53 स्कोर है, और इस तरह, तो वो वेरिएशन ज्यादा। तो अब आप देखें कि ठीक। अगर आपने जो है वो 2020 खिलाना है तो उसमें तो आप अपनी टीम में शायद अफरीदी को रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक सीरियस मैच खेलना है वनडे, तो उसमें फिर आप जो है ना वो सचिन तेंदुलकर पे ज्यादा रिलाई करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है। ठीक हो गया। इसी तरह आप यूसुफ को ले लें, मोहम्मद यूसुफ, तो वो 2020 के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच के लिए उसको देखेंगे यूनिस खान, तो वो उसके लिए ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली वो उस गेम में प्ले कर रहे होते हैं। तो ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो वेरिएशन है उसको हम मेजर करेंगे, स्प्रेड मेजर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो क्वांटिटीज हम यूज कर सकते हैं, वो एक तो हो गई वेरिएंस। अब बहुत जबरदस्त अब समझाया आपने, जी, बहुत जबरदस्त समझाया आपने, क्लियर कर दिया सैंपल वेरिएंस को। थैंक यू जनाब। अब आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है वेरिएंस के साथ। फर्ज करें कि ये जो है प्राइस, यानी जो हाउस प्राइस ले रहे हैं, ये यूनिट है डॉलर्स में। अब जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो वो यूनिट भी स्क्वायर में आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो है वो, एक ये नोटेशन, यहाँ पे ये डॉलर डॉलर का स्क्वायर आ जाएगा साथ। अच्छा।
जबकि मेरी प्राइसेस तो डॉलर्स में है, ये स्क्वायर में आ गई, तो अब हो गई गड़बड़। तो अब इसको मुझे एडजस्ट करना है, तो अब स्क्वायर को कैसे खत्म करें? वो उसके तो लिए स्क्वायर को आप अब स्क्वायर रूट लेते स्क्वायर रूट लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इधर देखें मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो अब मेरा यूनिट जो है वो वापस डॉलर में आ गया, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो क्वांटिटी है ये कहलाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। और इसको बोलते हैं मेजर ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क। तो ये जो है मेजर ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क, यानी आपने अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट का या किसी स्टॉक्स की वो रिटर्न्स का अगर आप मेजर करना चाहते हैं कि क्या रिस्क है, तो आप उनके स्टैंडर्ड डिविएशंस कैलकुलेट कर लें। ओके। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनके स्टैंडर्ड डिविएशंस कैलकुलेट करें तो आपको वो एब्सोल्यूट रिस्क की मेजर मिलेगी। तो जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा वो लेस रिस्की होगा। ठीक है जनाब, समझ में आ गई बात? सर एक सवाल है। जी जी जी। ये हमने नेगेटिव साइन खत्म करने के लिए उसका वो रूट मीन स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज भी तो ले सकते थे। बिल्कुल गुड क्वेश्चन। अब अगर आप एब्सोल्यूट लेते हैं इसका, यानी दो ऑप्शन है नेगेटिव साइन को एड्रेस करने के लिए, या तो आप स्क्वायर कर दें एब्सोल्यूट ले लें। अगर आप एब्सोल्यूट लेंगे तो आपको मिलेगा मैड, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, और वो भी एक जो है ना, या उसको आप मीन डेविएशन भी आपने क्वांटिटी पढ़ी होगी स्टैट्स में, तो हम मीन डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन डेविएशन वो 180 के आ रही है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 247 है, और वो मैं करता हूँ तो 180 के आता है मेरे पास। हाँ सही। वो डेफिनेटली उससे जो है वो कम होगा, लेकिन दो यानी हम ज्यादा जो यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। ओके, ठीक हो गया जनाब? ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को भी डिस्कस कर लिया, हमने सैंपल वेरिएंस को भी डिस्कस कर लिया। पर्पस दोनों का एक ही है, वेरिएशन को मेजर करना, लेकिन सैंपल वेरिएंस का प्रॉब्लम यह है कि यूनिट को स्क्वायर कर देता है, तो इस वजह से हम स्टैंडर्ड डिविएशन पे रिलाई करते हैं। ठीक होगी जी ये बात? अब हम चलते हैं आगे कर्टोसिस के ऊपर। अब हमें कर्टोसिस के लिए जो है वो मेजर तो हमारे पास है। एक चीज याद रखिएगा कि ये एक्सेल जो है ये हमेशा हमें देता है एक्सेस कर्टोसिस। ये जो कर्टोसिस की वैल्यू आ रही है ये बेसिकली एक्सेस कर्टोसिस है। मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेस कर्टोसिस, जिसका मतलब है K-3। ठीक, ये आप करेक्ट कर लें कि एक्सेल हमेशा एक्सेस कर्टोसिस देता है। ये जो वर्ड एक्सेस आपने यूज किया है इसका मतलब है ज्यादा। हाँ जी, यानी देखें 3 हमारा बेंचमार्क है, तो अच्छा। अगर 3 बेंचमार्क है, मैं इसको यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और कर्टोसिस की बात करूं मैं अगर, तो इसके अगर तो कर्टोसिस होगा इक्वल टू 3, तो उस सूरत में मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी मीजोकर्टिक। अगर ये होगा मोर देन 3 लेप्टो, तो ये कहलाएगी लेप्टोकर्टिक, और अगर ये होगा लेस देन 3 प्लेटिपस वाला, प्लेटिपस वाला प्लेटिकर्टिक, जो हमने कल डिस्कस किया। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 को हम बेंचमार्क यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक्सेस कर्टोसिस पे ले जाऊं तो फिर मैं -3 कर दूंगा। तो अब इसका मतलब है कि अगर ये 3 होगा तो एक्सेस कर्टोसिस 0 होगा, अगर मोर देन 3 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
ओके और अगर ये लेस देन 3 होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके तो यानी कान को आप घुमा के हाथ को पकड़ रहे हैं, हाथ को घुमा के कान को पकड़ रहे हैं। 3 की ठीक बजाय आप उसको 0 पे ले आए कि 0 से हम कंपेयर करें पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। ठीक है जनाब। सही अब स्क्यूनेस के लिए आपने याद रखना है कि हमारे पास जो रेंज है वो है -0.5 से लेकर +0.5 तक। रूल ऑफ थंब है कि अगर स्क्यूनेस की वैल्यू इसके दरमियान हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक कंसीडर करें। तो आप यहाँ पे खोजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, इग्नोर कर दें इसको। देखो दोबारा रिपीट, 0 पॉइंट -5 से +5 थे। क्योंकि अगर आपका ये स्क्यूनेस कोफिशिएंट जो है इसको कंपेयर करें, अगर स्क्यूनेस की वैल्यू जो है वो बिटवीन -0.5 या +0.5 आए तो स्क्यूनेस को आपने कंसीडर नहीं करना, यानी आपने कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, इग्नोर कर दें एसिमेट्री को। लेकिन अगर एक्सेस कर्टोसिस जो है, अब एक्सेस कर्टोसिस के लिए क्या रूल ऑफ थंब है, -0.7 से +0.7। अगर K-3 जो है वो इसके दरमियान में है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप कंसीडर करेंगे इस केस में। अगर ये इससे ज्यादा हो जाए, ये इस तरफ आ गई, तो फिर ये हो गई नेगेटिव, तो फिर आप ये कंसीडर करें केस। ठीक, -0.7 से कम है वैल्यू तो आप कहेंगे कि प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर ये हो जाए +0.7 से ज्यादा तो फिर आप इसको कंसीडर करें कि ये आपकी पॉजिटिवली जो है वो पॉजिटिव उसमें एक्सेस कर्टोसिस है, तो लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है जनाब, ये बात समझ में आ गई। ठीक अगर इनके दरमियान में होगी तो इसका मतलब है वो फिर मीजोकर्टिक मीजोकर्टिक है, बिल्कुल। तो ये रूल ऑफ थंब है कि -0.7 से +0.7 तक मीजोकर्टिक। अगर -0.7 से बड़ी है, यानी मैग्नीट्यूड बड़ा है, नेगेटिव है, तो फिर ये प्लेटिकर्टिक। और 0.7 से बड़ा है एक्सेस कर्टोसिस तो फिर ये होगी लेप्टोकर्टिक। अब आप देखें जनाब आपके केस में क्या सिचुएशन आ रही है, यहाँ पे एक्सेस कर्टोसिस बहुत ज्यादा है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मीजोकर्टिक है, सॉरी लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। सर ये जी इससे हमें मिनिमम और एक्चुअल मैक्सिमम आपको एक्चुअल में डाटा देखेंगे तो क्या ये बताएगा हमें कि जब ये बहुत ज्यादा इसका हमारा मतलब है कि एक्सेस आपके कट पास आउटलायर्स पड़े हुए हैं, वो बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा नंबर्स हैं उसके आउटलायर्स के। आउटलायर्स हैं वो फ्रीक्वेंट हैं। अब हम जल्दी से, हमारे पास 3 मिनट से थोड़ा सा ऊपर टाइम है, हम जल्दी से इसके जनाब बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूँ, उसमें कोई मसला नहीं है, यहाँ से नीदर से, और फिर इंसर्ट पे क्लिक किया। ग्राफ उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है उस पर क्लिक किया और बॉक्स एंड विस्टर पे क्लिक कर दिया। यार की बकवास है। सर हम तुसी नई मशीन ले लिए थे तनु हुण नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों इतना जना है, इतना लैग करना नहीं चाहिए इसको, आई डोंट नो। या तो मैंने वो दोनों कॉलम सिलेक्ट किया, हालांकि ऐसे करता रहा हूं मैं, लेकिन आई डोंट नो कि किस लिए उसको जो है वो। ओके चलें। थल्ले चले जांदा ग्राफ।
अब आप देखें, हमने कहा जनाब के मीन जो है अल्टोना का, अल्टोना नॉर्थ से ज्यादा है, तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये आपका हो गया ये आपकी लाइन जो है ये बीच वाली ये मीडियन है और ये क्रॉस जो है वो मीन है। मैं इसका जो है ना वो फिल चेंज कर लेता हूँ। तो क्लियर हो जाए। तो मीन जो है वो मीडियन से बड़ा हो गया। इसकी क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो गई। और अगर हम यहाँ पे देखें इसमें वो बिल्कुल करीब है। अब ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, आप अगर इस ग्राफ को देखें, उसकी वजह ये है कि आउटलायर की वजह से उसने इस पार्ट को जो है वो स्ट्रेच कर दिया, तो ये बिल्कुल करीब नजर आ रहा है। खैर, बॉक्स अगर हम देखें तो बॉक्स की हाइट जो है वो ज्यादा है अल्टोना के केस में कंपेयर टू अल्टोना नॉर्थ। इसका मतलब है कि आउटलायर्स को निकालने के बाद जो मिडिल 50% है डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टिल उसके अंदर ज्यादा वेरिएशन है अल्टोना की प्राइसेस में। तो अल्टोना में प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं रिलेटिव टू अल्टोना नॉर्थ। अल्टोना नॉर्थ में प्राइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, सॉरी स्टेबल हैं। फिर ये आपको आउटलायर्स नजर आ रहे हैं। अब ये आउटलायर्स जो है इनकी वजह से एक्सेस कर्टोसिस जो है वो हाई है। तो बॉक्स प्लॉट हमें बता रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्सेस कर्टोसिस मौजूद है, यानी आउटलायर्स पड़े हुए हैं जो कि प्राइसेस को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल उस एनालिसिस में जो है वो चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है जनाब। जी, तो अब मीटिंग हमारी खत्म होने वाली है, बताइए आगे क्या करना है आपने। इस एनालिसिस में कोई चीज जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई चीज जो ना समझ में आई हो। सर जब ये आउटलायर्स को हम बीच में से अगर निकाल दें, डाटा में जाके इनको